तो दोस्तों, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पर है। और दोस्तों, मेरे पास एक बाइक है जिससे मैं अपने घर से कंपनी और कंपनी से घर का सफ़र पूरा करता हूँ। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज, जिसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और उसी कॉलेज में मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की थी, जितना भी मैं पढ़ा था उसी कॉलेज में मैंने पढ़ाई की थी। और उसी कॉलेज के बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मैंने उस लड़की को ना देखते हुए घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वो भी मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे उस लड़की की प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी मैं वहाँ रुकने की कोशिश नहीं की। और फिर वो लड़की कई दिनों तक मुझे वहाँ दिखी। और एक दिन की बात है कि एक दिन वो लड़की मुझे वहाँ नहीं दिखाई दी। मैं बेचैन सा हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी तो नहीं जानता था, क्योंकि मैंने उस लड़की से कोई भी बातचीत नहीं की थी और ना ही मैंने उससे कुछ पूछा था कि तुम कहाँ रहती हो। बस सिर्फ वो मुझको देख रही थी और मैं उसे देख रहा था। इसीलिए दोस्तों, उसका पता भी नहीं लगा सकता था। मैं कई दिनों तक उस लड़की को नहीं देखने से बेचैन सा हो गया और मैंने सोचा, यार वो लड़की पता नहीं कहाँ है कि मुझे दिख ही नहीं रही है। फिर दोस्तों, ये सारी बात सोचते हुए मैं कई बार तो कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतज़ार भी करता, पर वो लड़की मुझे नहीं दिखी। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया और मेरा मोबाइल बजने लगा। फिर मैंने देखा नया नंबर है। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से एक लड़की बोली, हेलो। फिर मैंने कहा, हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, क्या मेरी आपको आवाज़ आ रही है? फिर उसने कहा, हाँ आपकी आवाज़ तो मुझे आ रही है। फिर दोस्तों, उस लड़की ने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी। और फिर उस लड़की ने बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज़ बाइक से गुज़रते हुए देखा करते हो। फिर दोस्तों, ये सुनते ही मैं अचंभित सा रह गया। मेरे तो होश ही उड़ गए कि ये तो वही लड़की है। और फिर मैंने सोचा कि इसके पास यार मेरा नंबर कैसे आया और ये लड़की मुझसे बात क्यों कर रही है। लेकिन दोस्तों, मैंने उसकी मीठी बातों में इतना खो खसा गया कि ये सब बातें उससे मैं पूछना ही भूल गया। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने को गए, क्योंकि कभी मैं लड़की से अकेले नहीं मिला था तो घबरा सा रहा था। इसीलिए मैंने अपने दोस्त को साथ में ले जाना सही समझा और मैं अपने दोस्त को साथ में लेकर के चला गया। फिर दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुँचे तो वहाँ तो कोई लड़की नहीं थी। फिर हम लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया और मैंने काफ़ी फ़ोन लगाया, लेकिन उस लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ था, फ़ोन बंद था। मैं घर लौट गया। अपने घर में घुसते ही फ़ौरन उस लड़की का फ़ोन आया। फिर मैंने देखा ये तो यार वही लड़की का फ़ोन है। फिर मैंने फ़ोन को उठाया और मैंने गुस्से से कहा, हम वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आई वहाँ पर? क्या हमको पागल समझा है आपने?
फिर मेरी बात को सुनकर उस लड़की ने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ में लेकर के आए थे? मुझसे अकेले मिलने आना। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अकेले ही आऊँगा। फिर दोस्तों, अगले दिन सुबह मैं अपने फ़ोन से उसके फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया। फिर मैं तो एक बार डर सा गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना कर उससे बात करने लगा। उस लड़की की मम्मी से बात करने लगा और मैंने कहा, आंटी जी, क्या आपकी लड़की से मेरी बात हो सकती है? क्योंकि मुझे कॉलेज का थोड़ा सा काम पूछना है। फिर दोस्तों, मेरी बात सुनकर उस लड़की की मम्मी ने कहा, अरे बेटा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें कुछ नहीं पता है? बेटा, प्रिया को मरे तो 3 महीने तकरीबन हो चुके हैं। दोस्तों, उसकी मम्मी की बात सुनकर मैं हक्का बक्का सा रह गया। मेरे तो एकदम से रोंगटे ही खड़े हो गए और मेरे हाथ से मोबाइल एकदम से छूट गया और मैं बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि उसकी मम्मी ने जो मुझे बताया था, ये सारी बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। फिर मैंने सोचा कि यार, मैं जिस लड़की को देख रहा था और जिससे मैं बात कर रहा था, वो क्या एक आत्मा थी? दोस्तों, ये सब बात जानने का बाद भी मुझे फिर भी विश्वास नहीं आया। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी के फ़ोन लगाया, सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा, बेटा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर तुम खुद ही आकर देख लो बेटा। फिर दोस्तों, मैं प्रिया के घर गया तो प्रिया के फ़ोटो पर माला लगी थी। मैंने देखा उसकी माँ ये घटना सुनाकर रोने लगी। फिर मैंने उसकी माँ को हौसला दिया। फिर दोस्तों, उस दिन से मैंने अपनी वो सिम निकालकर फेंक दी और नए नंबर ले लिया और फिर कभी फ़ोन नहीं आया उस लड़की का। लेकिन दोस्तों, आज भी मैंने अनजान नंबर से अक्सर सहम जाता हूँ। जब भी मेरे फ़ोन पर कोई अनजान नया नंबर आता है तो मैं एकदम से डर जाता हूँ और सोचता हूँ कि यार, कहीं ये उसी लड़के का फ़ोन तो नहीं आया है। दोस्तों, आप लोगों को मेरी आप बीती पसंद आए? दोस्तों, ये कहानी आज से तकरीबन 12 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक छोटे से गांव में हसनपुर के अस्पताल में काम किया करता था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीज़ों की वजह से रात के 12 बज गए थे और मुझे बहुत ही देर हो रही थी। मैं अभी घर नहीं गया हुआ था और मेरी वाइफ बार बार मुझे कॉल कर रही थी और मेरे पास मरीज़ों का मेला लगा हुआ था। किसी तरह के भी करके मरीज़ों की भीड़ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। फिर 12 से 1 से 2 बज गए थे, तब जाके भीड़ ख़त्म हुई और मैं हॉस्पिटल में फ्री हुआ। फिर मैं हॉस्पिटल से घर के लिए चल पड़ा। उस रात तेज़ बारिश हो रही थी। मैं भीगते भीगते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। तो फिर मैंने सोचा, अरे यार, इतनी रात को कौन आया होगा? मैं मन ही मन में कुछ फुसफुसा रहा था कि इतनी रात में कौन आया होगा। फिर मैंने दरवाज़े की ओर गया और दरवाज़ा खोला। मैंने दरवाज़ा खोलकर दरवाज़े की बाहर की तरफ देखा और मैंने देखा कि एक लड़की
जो बरसात में भीगी हुई थी, रोते हुए कहने लगी कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी। डॉक्टर साहब प्लीज़ प्लीज़, हाँ मेरे घर चलिए। फिर दोस्तों मैंने उससे कहा, उस लड़की से कहा कि रात को मैं मरीज़ नहीं देखता हूँ, आप ऐसा करिए सुबह अस्पताल अपनी माँ को ले आना, मैं वहीं पर देख लूँगा। मगर वो लड़की नहीं मानी, वो जाने के लिए तैयार नहीं थी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कह दिया। फिर मैं मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्ते से होते हुए वो लड़की मुझे तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। फिर मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुँची होगी। तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर मेरा घर है, ये लड़की क्या पैदल पैदल ही भीगते हुए मेरे घर पहुँची थी क्या? मैं मन ही मन में ये सारी बातें सोच रहा था उस लड़की के बारे में। फिर दोस्तों मैंने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए एक मकान में पहुंचा और वहां उसकी मां बीमार पलंग पर लेटी हुई थी। मैंने उसकी नब्ज़ देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाइयाँ लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर मेरी जीप तक मुझको छोड़ दिया। फिर मैंने घर पर पहुंच आया और मैं घर पर आकर चुपचाप से सो गया। फिर दोस्तों अगली सुबह मैं जब अस्पताल के लिए जाने लगा तो मैंने सोचा कि यार रात वाले मरीज़ को मिलता चलूं, थोड़ा लेट ही सही अस्पताल पहुंचूंगा, लेकिन मैं उस पहले मरीज़ की खैर खबर ले लूं। फिर दोस्तों मैं ये सब बातें सोचकर उस गांव में पहुंच गया। मैं रात को जिस मकान में गया वो उस जगह पर मुझे नहीं दिखा, वो मकान ही मुझे नहीं दिखा। मुझे उस जगह पर एक खंडर नज़र आया था। तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि मैं यहाँ एक घर और परिवार रहता था और वो परिवार कहाँ चला गया है। मेरी बात सुनकर गांव के लोग हंसने लगे और मुझे बहुत ही अफसोस नज़र से देखने लगे। फिर लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा, अरे डॉक्टर साहब यहाँ कोई तो नहीं रहता है, और डॉक्टर साहब यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है और ये बहुत सालों से खंडहर ही है। डॉक्टर साहब आपको क्या हो गया है, आप क्यों ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं? फिर दोस्तों गांव वालों की बात सुनकर मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। फिर दोस्तों वहाँ के लोगों ने बताया ये प्रेत लीला है जो हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। ये तो गनीमत है कि आप ज़िंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको ज़िंदा नहीं छोड़ती। डॉक्टर साहब पता नहीं उसको आप पर कैसे तरस आ गया कि उस आत्मा ने आपको ज़िंदा ही छोड़ दिया। और डॉक्टर साहब इस इलाके में कोई भी नहीं आता, उस खंडर के पास कोई भी डर के मारे नहीं जाता है, क्योंकि डॉक्टर साहब वो प्रेत आत्मा बहुत ही डरावनी आत्मा है, बहुत लोगों को मार चुकी है। इसीलिए डॉक्टर साहब वहाँ पर कोई भी नहीं आता न जाता है, और डॉक्टर साहब वहाँ जो भी चला जाता है वो आत्मा उसे ज़िंदा ही मार डालती है। फिर दोस्तों गांव वालों की बात सुनकर मैं बहुत घबरा गया। दोस्तों मैं भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, और मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडर में पहुंचा
तो उस खंडर के बाहर ही मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और वो दवा भी वहीं पड़ी हुई थी जो मैंने रात को उस बूढ़ी के इंजेक्शन लगाया था, वही इंजेक्शन था। और जो मैंने दवाइयाँ लिखी थी वही दवाइयाँ थीं। ये सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े ही हो गए। मैं बहुत हैरत में पड़ गया। फिर दोस्तों मैंने बिना लोगों से और बातें किए फिर से घर लौट आया और मेरी भी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई और मैं बहुत ही ज़्यादा डरने लगा। और मैंने सोचा, फिर मैंने अपनी बीवी को बताया, हमें यार कल रात को जो लड़की आई थी ना, हाँ वही लड़की, जो लड़की आई थी ना, वो असल में कोई लड़की नहीं, वो बल्कि एक प्रेत आत्मा थी। जैसे ही मैंने अपनी बीवी को बताया मेरी बीवी भी बहुत ही डर गई। फिर मेरी बीवी ने कहा, भला हो आपका कि आप उस प्रेत आत्मा से बचकर आ गए, और मैं अब आपसे कह देती हूँ कि आपको रात को इतनी देर में अब नहीं आना है। फिर दोस्तों उसके कुछ दिनों बाद मेरा दूसरी जगह तबादला हो गया, दूसरे गांव में मैं पहुंच गया। लेकिन दोस्तों उस रात की घटना के बारे में मैं सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है और मेरे जिस्म में सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस रात मैं मरते मरते बचा था। और दोस्तों आज तक भी उस लड़की और उस बूढ़ी की आत्मा मेरे सपनों में आती है। लेकिन खुशी की बात तो ये है दोस्तों कि उस दिन के बाद से मुझे वो लड़की और वो आत्मा कभी भी मेरे सामने नहीं आई। फिर हम सब लोग खुशी खुशी अपने परिवार में रहने लगे और उस रात की घटना के बारे में हम लोगों ने किसी को भी कुछ नहीं बताया। दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मेरा नाम करण है, मैं बिहार के गांव का रहने वाला हूं। मेरे पास कुछ कहानियां हैं जो मैं चाहूँगा कि GM हॉरर वाइज पर अपलोड हों ताकि उन कहानियों को सब लोग सुन सकें। और तो और दोस्तों ये सारी कहानियाँ मेरी दादी के साथ घटी हैं और जैसा कि आप जानते ही हो हमारे बुज़ुर्गों की आदत होती है खुद से ही कोई भी बातचीत स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही एक दिन हुआ जब मैं अपनी दादी के साथ बैठा था। एक्चुअली मेरी फैमिली में बहुत लंबे समय से खेती हो रही थी और अक्सर मेरी दादी उनको संभाला करती थी। और जब सब्जियों का सीज़न होता था तो किसान लोग सुबह ही अपने खेतों में 3-4 बजे निकल जाया करते थे। ये बात तब की है जब मेरे पिताजी 12वीं क्लास में थे। उन्होंने बताया कि वो रात चांदनी रात थी। उन्हें लगा कि अभी 4 बजे हैं, अब मुझे निकलना चाहिए क्योंकि सब्जियां तोड़ने के लिए वक्त निकाला जा रहा था। और साथ ही दोस्तों हमारा खेत रेलवे ट्रैक के आसपास पड़ता है। तो ठीक मेरी दादी खेत में पहुंची और काम करने लगी। उस वक्त अचानक ही उन्हें थोड़ी देर के बाद एक छोटा पत्थर आकर लगा। दादी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसा करते करते यकीन मानिए उन्हें 2-3 बार चोट आ गई। शायद अब तक उनको पता चल गया था कि कुछ अलग ही चीज़ है ये। और मेरी दादी अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसा दिखाया नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने पाया कि दादाजी अपनी लाठी के सहारे
खेत की तरफ आ रहे थे। उन्होंने देखकर दादाजी को देखकर दादी की जान में जान आ गई। बाकी दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ बिहार में बुज़ुर्ग लोग भी बहुत गालियाँ दिया करते हैं। अब क्योंकि दादाजी बहुत लेट से आ रहे थे तो उनकी मदद के साथ साथ दादी उनको गाली देने लगी। और दादी ने देखा कि दादाजी अपनी पानी की मशीन के सामने एक बड़े से तालाब के आगे नहा रहे थे। दादी को लगा कि सुबह का समय हो रहा है तो शायद हो सकता है कि दादाजी को वॉशरूम जाना हो, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे 2 घंटे बीत चुके थे। साथ ही साथ दादा और दादी का काम भी ख़त्म हो चुका था। उन्होंने सब्जियों को बास्केट में डाला और दादाजी को आवाज़ देने लगी। दादी दादाजी से मदद मांगना चाह रही थी, लेकिन सामने से दादाजी ने कुछ भी नहीं कहा। दादी को एकदम से गुस्सा आ गया और वो दूर से ही गालियाँ देने लगी दादाजी को। और दादी कहने लगी, अरे अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवी अकेले काम कर रही है और तुम लाला जी आप ऐसे ही बैठे हुए हो। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद भी दादी की मदद करने नहीं आए। एक्चुअली दोस्तों, वो सब्जी की बास्केट ज़्यादा भरी नहीं थी, वो बस यही कोई 20 या 25 किलोग्राम की ही होगी और उसे उठाना मेरी दादी के लिए नॉर्मल होता था। वो अक्सर इन सब्जियों को अकेली ही उठाया लेती थी और उठाकर सर पर अपने रख कर चली जाती थी। लेकिन इस बार जब वो कोशिश कर रही थी तो यकीन मानिए वो बास्केट उनसे हिल नहीं रही थी और ऐसा लगा मानो जैसे कोई 25 किलो का सीमेंट का कट्ठा रख दिया हो। सच कहूँ तो दादी का डर अभी तक गया नहीं था, लेकिन दादाजी भी वहाँ थे तो डर थोड़ा सा कम था। उन्होंने देखा कि मेरे दादाजी अपने खेत की तरफ आ रहे थे। उन्होंने इशारा किया कि इसको अब तो उठाओ। दादी ने एक बार और कोशिश की, लेकिन वो एकदम से क्योंकि वो उसे हिला नहीं पा रही थी। लेकिन दोस्तों, दादी के अंदर इतना गुस्सा था कि उन्होंने पूरी ताकत से उसे उठा लिया और दादी जी उठाकर अपने घर की ओर चल दी। और उस वक्त दादाजी उन्हें 1 किलोमीटर की दूरी से अपने लाठी के सहारे खड़े देख रहे थे। इसके बाद दोनों अपने घर जाने लगे, पर दादी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। दादी सोच रही थी कि कितना ढीठ आदमी है। उन्होंने उस वक्त उनको बहुत गालियाँ सुनाई और दादाजी आगे आगे चल रहे थे और दादी उनके पीछे से उन्हें गालियाँ दे रही थी। और दादी पीछे पीछे अपने सर पर सामान उठाया हुआ था। वो ठीक जब घर के पास पहुंची तो दादाजी दादी से पीछे हो गए। दादी को लगा कि शायद अब ये आदमी ज़रूर सिगरेट पिएगा। उस वक्त उन्होंने 2 गाली और सुनाई और फिर सीधा घर की तरफ चली गई। और घर जाकर दादी सीधा अपने कमरे में गई। जब वो कमरे में पहुंची तो पाया कि दादाजी उनके बेड पर अभी भी लेटे हुए थे और चुपचाप सो रहे थे। दादी ने और दादाजी चुपचाप सो रहे थे। दादी ये देखकर थोड़ी हैरान सी हो गई और दादी जी ने उन्हें दादाजी को तुरंत ही जगाया। दोस्तों, मेरे दादाजी की कलाई पर हमेशा घड़ी वॉच रहती थी और दादाजी ने जब टाइम देखा तो उस वक्त रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। दादी उस वक्त इतना डर गई कि सोचने लगी कि जब खेत में वो आदमी आप नहीं थे
तो वो आदमी कौन था? दादाजी ने बताया कि वो ज़रूर हमारी रक्षा करने वाले डाक बाबा या बिरहान बाबा होंगे। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद दादी को बहुत बुरा लगा कि दादी जी ने उनको बहुत गालियाँ सुनाई दी। दोस्तों, बिरहान बाबा और डाक बाबा लोकल देवताओं में गिने जाने वाले होते थे। पुराने समय में इनकी पूजा यूपी बिहार के लगभग हर गांव में की जाती थी और ये दोनों गांव वालों की रक्षा एक समय में किया करते थे। पर खैर, उस वक्त दादी को इतना बुरा लगा कि उन्होंने रूम में जाकर बाबा जी से बहुत माफ़ी मांगी। बाकी दोस्तों और दादी बहुत शर्मिंदा हुई और रो रो कर खूब माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्होंने जो अनजान में गलती की थी उस गलती की दादी जी ने बहुत ही माफ़ी मांगी। फिर दादाजी ने भी दादी को माफ़ कर दिया और दादाजी ने कहा, हुफ, खैर है तुम्हारा कि तुम घर तो वापस आ गई, वरना पता नहीं रास्ते में क्या हो जाता। बाकी दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। मेरे पास और भी कई कहानियाँ हैं जो कि दादी के साथ ही घटी थी। उनको मैं कभी और किसी वीडियो में सुनाऊंगा। और इसी तरह की दादी जी की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर भेजें। दोस्तों, रिया अपने मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वो हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल अलीगढ़ ज़िले में है। एक बार की बात है, रिया के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थीं। रिया और सुमन ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। सुमन रिया की माँ थी। विनोद को ऑफिस में काफ़ी काम होने की वजह से शाम को छुट्टी मिल पाई थी। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का कोई समय नहीं है। सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर विनोद जी ने कहा, हमारे पास खुद की कार है, दिन ढल गया तो क्या, हमें कौन सा दूसरी गाड़ी बदलनी है। फिर रिया भी ज़िद करने लगी, मम्मी अभी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के बहुत ज़िद करने पर सुमन जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर न जाने क्यों उसका दिल घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर गाड़ियों का आना जाना कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था। सुमन और रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वो गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर था। फिर वो लोग अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहां कोई आता जाता नहीं था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। थोड़ी ही देर चलने पर गाड़ी अचानक से रुक गई। फिर रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ गाड़ी में, गाड़ी बंद क्यों हो गई है। बेटी की बात सुनकर विनोद जी ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। फिर सुमन जी ने कहा, जल्दी से देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर कार से उतरकर विनोद जी ने गाड़ी के बोनट को खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं कोई भी कमी नहीं दिख रही थी। वो कार के अंदर आकर बैठ गए और कुछ सोचने लगे। तभी सुमन जी ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहे थे।
फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या हुआ, सोचने में क्या सोच रहे हो, जल्दी चलिए यहाँ से, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है यहाँ। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। अब विनोद जी ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी रुक क्यों गई है, देखिए पता नहीं गाड़ी स्टार्ट हो जाए तब। फिर विनोद जी ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रात के अंधेरे को चीरते हुए फिर अलीगढ़ से आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि रिया एकदम से चिल्लाई, मम्मी। अपनी बेटी की बात सुनकर एकदम से विनोद जी ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे कि क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों। इस पर रिया ने कहा, पापा पापा, मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और औरत आ गए हैं और वो कुचल गए हैं, और वो औरत बहुत से भयानक रूप में थी, उसका चेहरा बहुत ही डरावना था, और वो आदमी ऐसा लगता था जैसे वो कोई भूत है। रिया की बात सुनकर विनोद जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो औरत या आदमी हमारी कार के नीचे आते तो हम लोग ज़रूर जानते। फिर विनोद जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और भी होगा। दोस्तों, रिया की आंखें डर से फटी हुई थी और वो कह रही थी, नहीं पापा, नहीं पापा, अभी मैंने देखा है उस चुड़ैल और उस भयानक भूत को। सुमन ने कहा, गाड़ी थोड़ी सी तेज़ चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज़ कर दी। तभी कार के शीशे में विनोद को एकदम एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से एकदम से छूट गया, क्योंकि विनोद जी उस चेहरे को देखकर इतना डर ही गए थे कि उनका अपने ऊपर कोई बस नहीं चल रहा था। फिर गाड़ी का स्टीयरिंग उनके हाथ से छूट गया। फिर इधर उधर गाड़ी चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने आप को और गाड़ी के संभालते हुए रोक दिया। सामने एक चुड़ैल और एक भूत दिखाई दिया जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर ली, क्योंकि अभी तक तो वो रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों को ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना सुमन और विनोद को डर से भर देने के लिए काफ़ी था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुन रफ्तार में भगाए जा रहे थे। तभी ये क्या औरत, वो आदमी जिसको विनोद जी ने पीछे छोड़ दिया था, फिर सामने खड़े थे। वही भयानक चेहरा, वही ये लोग, वही चुड़ैल और वही भूत गाड़ी के सामने फिर से आ खड़े थे और वो गाड़ी रुकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह को आ गई। अचानक सुमन का फ़ोन बजा। हेलो, कौन? फिर दूसरी तरफ से सुमन का भाई अर्जुन बोल रहा था, हेलो दीदी, कैसी हैं आप? फिर सुमन ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और सुमन ने उस दोनों आदमी, चुड़ैल और भूत के बारे में अर्जुन को बता दिया। तब अर्जुन ने कहा, दीदी
आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और फिर 10 से 15 मिनट के बाद ही अर्जुन वहाँ रास्ते पर आ खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन भाई तुम आ गए। पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजाजी, मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया का डर अर्जुन के आ जाने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, चलिए जीजाजी, कार की पार्किंग चाबी मुझे दे दीजिए, मैं पार्क कर देता हूं कार को, अब आप अंदर जाइए। विनोद ने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। फिर जैसे ही रिया और उसके मम्मी पापा ने घर में एंट्री की, घर के अंदर गए, तीनों एकदम से चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। ये देख सुमन और विनोद दंग थे कि क्या हुआ है घर में, और हमें अर्जुन ने कुछ बताया भी नहीं। फिर सुमन की मां ने रोते हुए सुमन से कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सुमन, विनोद और रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुमन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उनके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी थी, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ये देखने के लिए कि कहीं ये मेरा वहम ना हो। सुमन ने अर्जुन के चेहरे से कफन हटाया। हाँ, ये सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वो अर्जुन ही की थी। ये देखकर वो तीनों परेशान हो गए और सोचने लगे कि अभी हम लोग जिसके साथ घर आए थे, आखिर वो कौन था। फिर सुमन के पिता ने बताया कि रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था, तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने ज़ोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर में चोट आई और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। अगर अर्जुन मर चुका था तो जो बाहर था हम लोगों के साथ, आखिर वो कौन था। दोस्तों, आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है कि वो जो बाहर था, जो साथ में आया था, आखिर वो अर्जुन था या फिर अर्जुन की आत्मा थी। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। या फिर जो रास्ते में भूत मिले थे, या फिर ये अर्जुन वही था, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी एक और हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।